नालायक बच्चों, आपका वेलकम है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं बेटा व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। इससे पहले के वीडियोस अगर आप लोग देख लोगे तो आपका क्या क्या कंप्लीट हो सकता है। ऑर्गेनाइजिंग का कंसेप्ट और मीनिंग, स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, मेमोरी टेक्निक है, आइडिया, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, मेमोरी टेक्निक है, इसको सीडी। आज की क्लास में हम लोग करेंगे बेटा व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर सर। अच्छा, अभी स्ट्रक्चर बोले तो किसी चीज का ढांचा, और सर ऑर्गेनाइजेशन का क्या ढांचा होगा। अगर बताने लग जाऊं तो आप ऐसे समझो जैसे आप हमारी एकेडमी में देखते हो बेटा, हमारी एकेडमी में सीईओ अलग है, मार्केटिंग हेड अलग है, सेल्स एग्जीक्यूटिव अलग है, टीचर्स अलग है, टेस्ट लेने वाले अलग है। इन सबको, वो बात अलग है कि इन सबको मिला के एक बंदे की टीम बनती है, लेकिन कोई बात नहीं। चलो सर, आओ देखते हैं सर व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर इज द आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। समझ आया सर? सर इसका मतलब अभी जो हमने किया था स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, उसको करने की वजह से ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर बाहर निकल के आया है। आई मीन वहां पे हमने पढ़ा था ना कि हमें असाइन करनी थी ड्यूटीज, जहां पे डिजाइन करने थे रोल्स वगैरह, वहां से निकल के आई पहली बात। दूसरी बात, एन इफेक्टिव स्ट्रक्चर will result in increased profitability of the enterprises। मुझे दूसरी बात भी बहुत अच्छे से समझ में आई। वो कह रहा है कि अगर आपका स्ट्रक्चर अच्छा होगा ना तो आपका प्रॉफिट डेफिनेटली बढ़ेगा। ठीक बात है। तीसरी बात, द नीड फॉर एडुकेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर is felt by an enterprises whenever it grow in size और complexity। अभी आपको पक्का पक्का समझ में आ गया। मैंने आपको बोला इतने सारे हमारे यहाँ पे रोल करने के लिए मैंने एक बहुत बड़े आदमी, एक आदमी की टीम बनाई हुई है, लेकिन इसका मतलब ये है कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन अभी छोटा है। जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने लग जाएगा मुझे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ने लग जाएगी। मैं एक लिमिट तक ही सारी चीजें संभाल सकता हूँ बेटा, डन। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द, अभी समझ लेते हैं सर, वो अब घुमा फिरा नहीं रहा, सीधे सीधे बताना चाह रहा है। कह रहा है फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजेरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड। अभी मुझे समझ में आया सर, ये एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग यूनिट, उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स को अलग अलग काम और टास्क दिए हुए हैं। ओके, इट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। कौन आदमी कौन सा काम करेगा और उस काम को करने के लिए कौन से रिसोर्सेज का यूज करेगा, यही है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। डन, पक्का पक्का। अगला, इट अलाउ कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन। अभी आपको कोऑर्डिनेशन पता है, आप कोऑर्डिनेशन पढ़ के आ गए चैप्टर 1 2 3 4। किसमें? चैप्टर 1 में कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया था। अरे आप चैप्टर 1 में कोऑर्डिनेशन पढ़ के आए थे या 2 में पढ़ के आए थे? ऑप्शन, आप चैप्टर 1 में पढ़ के आए थे। ऑप्शन नंबर 2, आप 2 में पढ़ के आए थे। अरे किस में पढ़ के आए थे? 1 में पढ़ के आए थे। बहुत अच्छा लगा कि आपको याद है। इट अलाउ कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंस रिसोर्स एंड दिस इनेबल अ बिजनेस इंटरप्राइजेस टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12 तक आपको एक ही बात बताई जाएगी कि हमें गोल जो हमने डिजायर किए वो अचीव करना है, और उसको अचीव करने के लिए ये हम लोग एक एक करके स्टेप्स उतार रहे हैं बेटा। डन। अब एक बार जल्दी से इसके हाईलाइटेड पॉइंट्स देख लो और मुझे आप रिपोर्ट कर दो। देख लिया? चलो नालायक बच्चों, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने सबने सुनाया है ना। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं बेटा वो कहाँ लिखते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखते हैं बेटा, ठीक। चलो सर आगे देखते हैं सर। The type of structure adopted by an organization will vary with the nature and type। एक मिनट सर, अभी मुझे समझ में, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। अब कैसा ऑर्गेनाइजेशन का मेरा स्ट्रक्चर होगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा सर? नेचर एंड टाइप। नेचर एंड टाइप पे डिपेंड करेगा ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन।
एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का काम कर रही है नेचर और किस तरीके से कर रही है इस पे डिपेंड करेगा कि उसका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का भी टाइप है। चलो सर है, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी क्लासिफाइड अंडर 2 कैटेगरीज विच आर एज फॉलोज। अब आप ऐसे समझो, आपके एग्जाम का ना मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है फॉर्मल इनफॉर्मल, फंक्शनल और डिविजनल। इनमें से हर बार आप देखना एक अटेम्प्ट छोड़ के एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ ही जाता है, जहां पे कई बार पूछ लेते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल या फिर पूछ लेते हैं फंक्शनल या डिविजनल। तो इसलिए आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना बेटा। सर इन्होंने बोला कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के 2 तरीके हैं, पहला है सर फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर। नाम से मुझे खास समझ में नहीं आया, लेकिन अगर मैं नाम को थोड़ा सा इवेलुएट करने लगूं कि अगर स्ट्रक्चर फंक्शन के हिसाब से बना है, फंक्शन काम के हिसाब से, भाई तेरा ये काम, तेरा ये काम, तेरा ये काम, तेरा ये काम, तो कहलाएगा फंक्शनल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर काम डिवीजन के हिसाब से बना है, सर ये ना कटिंग डिवीजन है या फिर ये एक प्रोडक्ट का डिवीजन है, अगर उसके हिसाब से बनेगा तो कहलाएगा डिविजनल स्ट्रक्चर। अभी तक मैंने अंदर जाके नहीं पढ़ा है, मैं सिर्फ नाम को इवेलुएट कर रहा हूँ। अब सर अंदर चलते हैं, पहले देखते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर बेटा। ग्रुपिंग ऑफ जॉब ऑफ सिमिलर नेचर, फंक्शन के हिसाब से स्ट्रक्चर। ग्रुपिंग ऑफ जॉब ऑफ सिमिलर नेचर अंडर functional and organizing these major function as separate department create a functional structure। अभी समझ में आया कि जितने भी अकाउंट्स वाले लोग हैं वो इस वाले कैबिन में बैठेंगे और जितने भी मार्केटिंग वाले लोग हैं वो इस ऑफिस में बैठेंगे। इसका मतलब तुमने कैटेगराइजेशन या स्ट्रक्चर बना दिया किसके हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से। एक बार मैं जरा दोबारा इसको पढ़ता हूँ। सर क्या मीनिंग वही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, आओ ना निकालते हैं मीनिंग। ग्रुपिंग ऑफ जॉब ऑफ सिमिलर नेचर अंडर फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइजिंग दीज मेजर फंक्शन एज सेपरेट डिपार्टमेंट। खुद कह रहे हो कि पहले आपने ग्रुप बनाया अंडर फंक्शन में और उसके बाद आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो इन दीज मेजर फंक्शन को एज सेपरेट डिपार्टमेंट। पहले अकाउंट वाले लोगों को अकाउंट जगह बिठाते चले गए, मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग की जगह बिठाते चले गए और उसके बाद आपने डिपार्टमेंट बना दिए। तो इसका मतलब ये जो डिपार्टमेंट बना फंक्शन के अकॉर्डिंग बना। क्रिएट अ फंक्शनल स्ट्रक्चर। सर पक्का पक्का समझ में आया? अगर पक्का समझ में आया तो अब अगली लाइन देखो, ऑल डिपार्टमेंट रिपोर्ट टू अ कोऑर्डिनेटिंग हेड। ठीक बात है सर, हर एक डिपार्टमेंट में एक हेड होगा। अगर ये अकाउंट डिपार्टमेंट है तो अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड होगा सीएफओ और इसके नीचे जितने भी लोग हैं सब इसको रिपोर्ट करेंगे। सही कह रहा है, ऑल डिपार्टमेंट्स रिपोर्ट्स टू अ कोऑर्डिनेटिंग हेड। कोऑर्डिनेटिंग हेड को बोला सर इसका मतलब इसका और इसका जो हेड है दोनों सिमिलर पावर अथॉरिटीज रखते हैं सर, लेकिन फिर भी ये वाला सिर्फ रिपोर्ट इसको ही करेगा, इसको नहीं कर सकता। कोऑर्डिनेटिंग हेड को करना है। सर समझा दो कैसे? अरे समझाया तो फिर भी मैं एग्जांपल लिख के लाया हूं, देखो। इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न डिवीजन of work into key function will include production, purchase, marketing, account and personal। अब इन्होंने क्या किया, ऐसे जितने भी डिपार्टमेंट्स बने इन डिपार्टमेंट्स के हेड को बोला कि तुम एक प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उसमें ये अलग अलग डिवीजन बनाए, बोला कि तुम इसमें अपने अपने हेड को रिपोर्ट करना और वो हेड मिलके कंपनी के सीईओ को रिपोर्ट करेंगे। बात समझ में आई? एक बार दोबारा इसको ठीक से पढ़ो बेटा। अभी मेरा एग्जाम्पल समझा, अब इस एग्जाम्पल को एक बार चुपचाप पढ़ो, देखो समझ में आएगा। इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न डिवीजन ऑफ वर्क इनटू की फंक्शंस विल इंक्लूड, कौन कौन से फंक्शनल स्ट्रक्चर बना दिए आपने? प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट एंड पर्सनल। अब इसकी तीसरी बात देखो बेटा, दीज डिपार्टमेंट्स में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्शंस। अब तुम नीचे जाके अपने आप को जितना बांटना है बांटो, मुझे उससे मतलब नहीं है सर। Thus, a functional structure is an organizational design that group similar or related job together। समझ में आ गया सर? इसीलिए अगर आप ठीक से देखो तो मैं बेटा शुरुआत में इसकी
एक लाइन अंडरलाइन करके लाया हूँ, हाईलाइट करके लाया हूँ, क्या? ग्रुपिंग ऑफ जॉब सिमिलर नेचर, ऑल डिपार्टमेंट रिपोर्ट टू कोऑर्डिनेटिंग हेड, डिपार्टमेंट फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्शंस। इतनी सी बात अगर याद रहती है तो एग्जाम में आपको बहुत कंटेंट मिलेगा लिखने के लिए। डन, सिर्फ 3 बातें आपको याद रखनी है। सर आ जाते हैं सर डिविजनल स्ट्रक्चर में। सर many large organization with diversified activities, एक मिनट से, एक वर्ड पकड़ना सर, इस लाइन में एक वर्ड पकड़ो। अगर कोई एक वर्ड पकड़ना हो तो इसमें क्या पकड़ूं? डाइवर्सिफाइड। ओ तरीके, मतलब सर ये टेक्सटाइल के साथ मर्चेंडाइज भी बना रहा है सर, इसको बोला जाएगा डाइवर्सिफाइड होना। सर have reorganized themselves away from the simpler and basic functional structure toward a divisional structure which is more suited to their activities। अब इसको रियल एग्जांपल से आप समझोगे तो देखो हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा। बेटा हम लोग अपनी इस कोचिंग में हमने एक अकाउंट डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, एक सेल्स डिपार्टमेंट बनाया हुआ, एक एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट बनाया हुआ। ध्यान से समझना, क्या क्या बोला? अकाउंट, सेल, एडवर्टीजमेंट, 3 डिपार्टमेंट बना दिए बेटा। डन। इन 3 डिपार्टमेंट को बोला आप 11th 12th भी टारगेट करोगे, आप सीए फाउंडेशन भी टारगेट करोगे और आप सीयूईटी भी करोगे। लेकिन बेटा हम समय के साथ डाइवर्सिफाइड हुए हैं। पहले हम लोग सिर्फ 11th 12th करते थे, फिर हम लोग सीए करने लगे, फिर हम लोग सीयूईटी करने लगे। तो हम समय के साथ डाइवर्सिफाइड हुए, लेकिन मैंने अपने स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी नहीं करी। सर ऐसा आपने क्यों किया? अरे हो सकता है ना बजट का कंस्ट्रेंट हो, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई हुए हैं तो आपको अपना स्ट्रक्चर भी डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। मतलब अभी कितने अकाउंट हेड्स होने चाहिए? 3, एक 11th 12th के लिए, एक सीयूईटी के लिए और एक सीए के लिए। बट मैंने एक अकाउंट को तीनों देखने के लिए बोला। डन। तो इसका मतलब सर मुझे एक बात समझ में आ गई, उसके लिए हमें बहुत बड़ा बनना पड़ेगा। सर तो ये बात इसने शुरुआत में ही बोल दी थी। सर इसने बात शुरुआत में बोल दी, देखो many large organization with diversified activities have reorganized themselves away from the simpler and basic functional structure। सर ये सिंपल होता है, एक आदमी को बोल दो सारे अकाउंट देख लेगा, लेकिन सर इसने क्या बोला? टुवर्ड डिविजनल स्ट्रक्चर विच इज मोर सूटेड टू देयर एक्टिविटीज। ठीक बात है। अभी सर अगर मैं अब इसको हटा के, अपना एग्जांपल हटा के मैं चले जाऊं टाटा में, तो बेटा टाटा का जो अकाउंट्स होगा, क्या वो गाड़ियों की सेल देखता होगा? हाँ देखता होगा। क्या वो नमक की सेल भी देखता है? भाई टाटा सॉल्ट भी बेचती है। नहीं सर, उसने अलग अलग अकाउंट्स भी बनाए होंगे। भैया तुम नमक वाला अकाउंट हो, नमक ही बेचना, आ मत जाना जैगवार गाड़ी देखने। अभी समझे क्या? सर इसका मतलब इसके लिए बहुत बड़ा बनना पड़ता है। सर अब अगला देखें इसका। सर this is particularly true to those enterprises which have more than one category of product to offer। ठीक बात है सर, आपने यहाँ पे एक वर्ड पकड़ा था डाइवर्सिफाइड, और अभी आप नीचे बोल रहे हो सर ये ना उसी के लिए सूट करेगा जिसके पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो। अब साला प्रोडक्ट एक ही है, अब आप उसके लिए 2 अकाउंट थोड़ी ना बनाओगे, दिक्कत होगी। अरे यार अग्रिम को फीस जमा करनी है, और हमारा एक ही प्रोडक्ट बेचते हैं हम लोग। वो कहेगा सर आपने 2 अकाउंट बना दिए, कहाँ जमा कराऊं? यहाँ जमा कराएगा, वहां से कॉल आ जाएगी, वहां जमा कराएगा, यहाँ से कॉल आ जाएगी। तो इसका मतलब जब तक आप डाइवर्सिफाइड नहीं हुए हो, आपको 2 हेड बनाने, मतलब डिविजनल करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सपोज करते आप ना बहुत बड़े बन गए हो, हद से ज्यादा बड़े, बिल्कुल अद्भुत बन गए हो, लेकिन फिर भी आपके पास एक ही प्रोडक्ट है। आप बताओ क्या लगाओगे, फंक्शनल या डिविजनल? फंक्शनली लगाएंगे सर। सर इसका मतलब बड़े के साथ डाइवर्सिफाइड भी होना जरूरी है, तभी लगेगा डिविजनल। आगे, इन अ डिविजनल स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइज ऑफ अ सेपरेट बिजनेस यूनिट या डिवीजन। हाँ जी सर, अभी आपने समझा दिया था ना, टाटा जो अपनी जगुआर गाड़ी बेचती है उसके लिए अलग, और जो नमक बेचती है उसके लिए अलग। ईच यूनिट हैज अ डिविजनल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस। अब मैं नमक वाले सीईओ को थोड़ी ना डांटूंगा गाड़ियां क्यों नहीं बिक रही है। Who has authority over the unit? Generally, manpower is grouped on the basis of different product manufactured. Each division is multifunctional because within each division function like production, marketing, finance, purchase। मतलब अब मुझे सर एक बात तो पक्का समझ में आ गई, हर एक डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनल होता है। बोलो सर अच्छा लगा? अब सर मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको ये समझ में आ गया बहुत बढ़िया,
नहीं तो मैंने ये कर दिया रिकॉर्ड, आप इसको दोबारा सुनना। एक बार अगर ये समझ में आ गया तो एग्जाम में आपके पास कंटेंट ही कंटेंट होगा, कंटेंट से कंटेंट निकल जाएगा बेटा। आप यहाँ पे आके देखो, आप इसकी हर एक लाइन पढ़ोगे, एक लाइन दूसरी लाइन की वजह से बनी है, लेकिन अगर आपको ये समझ ही नहीं आया तो बेटा फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी बेटा। लेकिन समझ में आ गया तो बहुत आसान है सर, नहीं समझ में आया तो बहुत मुश्किल है, फिर से बोल रहा हूँ बेटा, आपको रटना पड़ जाएगा ये। चलो सर, सर पक्का पक्का समझ में आ गया, डन। अब मैं आगे जाता हूँ सर। अब हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। पहले हम लोग एडवांटेजेस देखेंगे दोनों की। आप बिना पढ़े, सच बोल रहा हूँ बेटा, माँ कसम खा के आपकी, आप बिना पढ़े इसके एडवांटेजेस लिख सकते हो, इसके डिसएडवांटेजेस लिख सकते हो बिना पढ़े, अगर आपने ठीक से पढ़ लिया है तो। आओ सर दिखाओ सर, झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा बेटा। एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। A functional structure lead to occupational specialization since emphasis is placed on specific function। ठीक बात है, तुमने अकाउंट, मार्केटिंग, पर्सनल इस तरीके के हेड्स बना दिए तो हर आदमी एक स्पेशल एरिया में ही काम कर रहा है सर। दिस प्रमोट एफिशिएंसी। ठीक बात है, एक ही आदमी एक ही काम करेगा तो उसमें एफिशिएंट तो हो ही जाएगा। इन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर एज employees perform similar tasks within a department and are able to improve performance। आपकी ना नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई है, आपको पता है एजुकेशन की नई इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई भी 1-2 साल पहले। उसके अंदर बोला कि कॉमर्स वाला कंप्यूटर पढ़ सकता है, मैं कहा ठीक है पढ़े, साइंस वाला म्यूजिक पढ़ सकता है। मेरा ना दिमाग फट जाता है इस बात को सुन के। अरे 18 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा, अब वो इतना रिस्पॉन्सिबल है, उसको पता है कि आगे जाना कहाँ है। तुमने उसको साइंस के साथ हारमोनियम थमा दिया है, वो यहाँ से केमिकल फॉर्मूले बना रहा है, यहाँ बजा देता है, उसकी कोई मतलब है ऐसा? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। उन्होंने बोला नहीं सर, हम ना नई दिशा में जा रहे हैं, बच्चे के साथ जरूरी है, बच्चे के साथ जरूरी है। मैं कहता कोई जरूरी नहीं था, आपको स्पेशलाइज बनाना था बच्चों को। पढ़ा तुम क्या रहे हो, देखना बेटा, अरे इधर देखो ना बेटा, अरे नालायक बच्चे इधर देखो ना, तुमको क्या पढ़ा दिया गया? तुमको यहाँ पे पढ़ाया गया कि ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन से एफिशिएंसी आती है, अभी तुमने खुद ही उसकी एफिशिएंसी बेकार कर दी। क्या, कोई बात नहीं, ज्यादा बात नहीं करते बेटा इस पे, नहीं तो नोटिस आ जाएगा। इट प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी इन द टास्क इज बीइंग परफॉर्म्ड। ओए ओए ओए, पेजेस नहीं पलटने, पहले वाले में बोलो इंपॉर्टेंट क्या है। पहले वाले में क्या इंपॉर्टेंट है? प्रमोट एफिशिएंसी। दूसरे वाले में क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? प्रमोट कंट्रोल, एक डिपार्टमेंट के सारे लोग एक ही काम करे, कंट्रोल लगा। तीसरा, it help in increasing managerial and operational efficiency, result in increased profit। चौथी बात सर, it lead minimal duplication। अरे ठीक बात है, एक आदमी को आपने एक काम दे दिया, दोबारा कोई थोड़ी ना करेगा। it make training of employees easier। हाँ सर, अगर कोई नया एम्प्लॉय आया है काम करने, आप उसको एक डिपार्टमेंट में घुसा देते हो, सारे लोग वहां पे वही काम कर रहे हैं, वो देख के सीख जाता है जल्दी। it ensure different function get due अटेंशन सर, जो काम होगा उस डिपार्टमेंट में जाके उसको वही अटेंशन मिलेगी, ऐसा नहीं होगा कि सेल वाली चीज परचेज में जाके खराब हो जाए। डन बेटा, हो गया, इजी था। अब बस इसके हाईलाइटेड पॉइंट मैं आपसे सुनूंगा, आपको सुनाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है बेटा। आओ, आपका टाइम शुरू होता है अब। मैं ना थोड़ा सा झूठ बोलूंगा अभी, ठीक है? बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सुनाया, दिल खुश कर दिया। हाँ सर, अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। मुझे इसके डिविजन्स के पहले से पता है बेटा, जो बात इसने बोली ना सेम बात ये भी बोल रहा होगा। देखो, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ वेरिड स्किल्स इन अ डिविजनल हेड एंड दिस प्रिपेयर्स हिम फॉर हायर पोजीशन। अभी क्या बोला, नहीं सर जा रहे हो सर? बाय सर, ठीक सर। सर इसमें पहली चीज क्या बोली, अगर आप डिपार्टमेंट्स बनाओगे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग तो वहां पे काम करने वाला आदमी इतना स्पेशलाइज हो जाएगा कि अब वो उसमें बिल्कुल मास्टरी कर चुका है, आप उसको उससे ऊपर की भी पोजीशन दे सकते हो। तो ये बात कहाँ लिखी, ये देखो, दिस इज बिकॉज ही गेन्स एक्सपीरियंस इन ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इसीलिए बेटा आपने देखा होगा कुछ सीईओ ऐसे होते हैं कि जो एक बैंक को छोड़ते हैं और उससे ऊपर वाले बैंक में चले जाते हैं हाईयर सैलरी पे, इसको छोड़ते हैं उससे ऊपर में चले जाते हैं। अरे आपको पता है, आपको पता है, आप जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो ना बेटा, आप जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, कॉमर्स की बात कर रहा हूं बेटा, सीईओ और सीएफओ बनने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होते हो आप।
और आप पहले ऐसे होते हो जिसमें कंपनी आपको हायर करने के लिए कहती है सर साइन करो, साइन बॉन्ड। बॉन्ड क्यों साइन कराते हैं आपसे? और कहते हैं मिनिमम 3 साल का बॉन्ड साइन करो। 3 साल के बॉन्ड में लिखा क्या है? लिखा है कि आप कंपनी को छोड़ के नहीं जाओगे 3 साल में। अच्छा एक बात बताओ, कोई आदमी अपनी इनकम पे लात मार के जाएगा भी क्यों? वो इसलिए जाएगा, आपको 6 महीने होते नहीं है काम करते हुए, सिर्फ 6 महीने। 6 महीने होंगे नहीं, आपके पास उससे बड़ी कंपनी से कॉल आ जाएगा, भाई साहब उस पर लात मारो, उससे दुगनी सैलरी हम आपको दे रहे हैं, और आप उस पर चले जाओगे। सर ये होता है आपकी इंडस्ट्री में बेटा। डन। तो अपने को भी समझ में आ गया, अपने को जॉब करनी है लेकिन बॉन्ड कभी साइन नहीं करना, और अगर बॉन्ड साइन करने हैं तो उस पर गलत साइन कर देना है बेटा, ठीक, ताकि जेल हो जाए सीधी। आओ अगला, आओ सर, अगला। डिविजनल हेड आर अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट्स as revenue and cost related to different departments can be easily identified and assigned to them। अभी समझ में आ गया सर। बोला जो डिवीजन का हेड होगा ना, वो रिस्पॉन्सिबल होगा नमक के प्रॉफिट के लिए और जगवार के प्रॉफिट के लिए। अलग अलग हेड अलग अलग के लिए होगा। सर ऐसा क्यों? सर ऐसा इसलिए क्योंकि हम उसके रेवेन्यू को और उसके कॉस्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं अब, कि भैया तूने इतने नमक के पैकेट बेचे या तूने इतनी गाड़ियों के यूनिट बेचे, आइडेंटिफाई हो जाएगा, पता चल जाएगा मुनाफा है कि नहीं। अरे सर आपको पता है एक कंपनी है टाटा, सर टाटा मिला के बैलेंस शीट दे रही है, इस गाड़ी का उस गाड़ी का सबका मिला के आपको प्रोडक्ट बता के सर इतना प्रॉफिट हुआ, लेकिन आखिर कौन सी गाड़ी बेचती है कौन सी गाड़ी डिसकंटिन्यू करनी है, ये डिसीजन कैसे पता चलेगा जब आप हर एक गाड़ी के लिए भी अलग डिवीजन बना दोगे। सर ये वाला डिवीजन ना हमारा सिर्फ जगुआर देखता है, ये वाला डिवीजन सर सिर्फ तियागो देखता है, ऐसे बना दिया। डन। सर इससे क्या होगा देखो सर, दिस प्रोवाइड अ प्रॉपर बेसिस फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट। इसको रखना है या इसकी सैलरी घटानी है। इट ऑल्सो हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। हम अल्टीमेटम देते हैं, सुन बे सुन तेरी गाड़ियां बिक नहीं रही, अब तुझे निकाल देंगे अगर आगे भी ऐसी रहा तो, ऑफ द डिवीजन। डन सर, ये भी समझ में आया। अगला, इट प्रमोट फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। सर नहीं समझ में आया सर, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और इनिशिएटिव कैसे आया? अरे देखो क्योंकि बिकॉज ईच डिवीजन फंक्शंस एज अ ऑटोनोमस। अरे ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट। सर यहाँ पे हर एक हेड इंडिपेंडेंटली काम करे, उसको बगल वाले से मतलब ही नहीं, वो कह रहा तू अपनी मैं अपना प्रॉफिट बढ़ा के अपनी सैलरी बढ़वा लूंगा। यूनिट विच लीड टू अ फास्टर डिसीजन मेकिंग। अब मुझे तो ऐसे पूछना ही नहीं, मैं खुद डिसीजन लूंगा अपना। लास्ट बेटा, इट फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ एज न्यू डिवीजन कैन एडेड विदाउट इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग ऑपरेशन by merely adding another division head and staff for the new product line। बेटा मैं आपको ऐसी एक कंपनी के बारे में बताता हूँ बेटा। एक कंपनी है जो गाड़ी बनाती है, किया। किया कंपनी जानते हो बेटा? किया बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां बनाते हैं, लेकिन क्या आपको एक बात पता है, जब वो इनिशियली इस मार्केट में आई थी तो बेटा वो लग्जरी गाड़ियां ही बनाती थी सर। किया की लग्जरी गाड़ियों का नाम है बेटा, एक कार्निवाल गाड़ी है बेटा जिसके अंदर आपको सारे मजे मिलते हैं रोल्स रॉयल्स वाले। किया करने वाले कैसी गाड़ी थी, लेकिन धीरे 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 उसने अपना वो लग्जरी इनिशिएटिव को छोड़ के अब वो मार्केट सेगमेंट में आ गए जहां पे उसके थोड़े से चीपर वर्जन उतार रहे हैं और कंपीट करने लग गए इंडिया की गाड़ियों के साथ। अभी डन समझ में आया? तो सर इसका मतलब ये आपको ये डिवीजन बनाने से पता चला ना सर। अगर वो डिवीजन नहीं बनाते कि लग्जरी गाड़ी और हल्की गाड़ी का डिवीजन नहीं बनाते तो कभी उनको पता ही नहीं चलता कि आखिर हो क्या रहा है, हम लॉस खा क्यों हैं। उनको समझ में आ गया सर मेरी लग्जरियां गाड़ियां इंडिया में नहीं चलेगी सर, मुझे अपने नॉर्मल सेगमेंट वाली गाड़ियों में लग्जरी घुसाना पड़ेगा। तो वो अपनी 15-16 लाख वाली गाड़ियों में 15-16 लाख वाली गाड़ियों में 50 लाख और 60 लाख वाली गाड़ियों के फीचर डाल देती है। 15 लाख की गाड़ी में 50 लाख वाली गाड़ियों के फीचर मिल रहे हैं आपको। इतनी तगड़ी बेटा। सनरूफ सिंगल गाड़ियां नहीं दे पाई, वो डबल सनरूफ आपको दे रहे हैं कि यहाँ से ड्राइवर भी निकल जाए, उधर से पैसेंजर भी निकल जाए और गाड़ी खाई में पहुंच जाए। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट उनका देखना बहुत जल्दी आ जाएगा, ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कहेंगे आप सामने वाला कांच नीचे गिरा के भी गाड़ी चला सकते हो बहुत जल्दी। चलो सर, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि किया नहीं लेनी बेटा। अगर आपको 50 लाख के मजे 15 लाख में लेने हैं मोस्ट वेलकम, लेकिन अगर आपको 50 लाख के मजे 50 लाख में ही लेने हैं तो बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। नहीं तो किसी दिन को एक ऐसी भी कंपनी आएगी जो रिक्शे के अंदर एसी लगा देगी, रिक्शे में एसी लगा देगी और कहेगी आप रिक्शे के भी मजे लो।
चलो सर, आज की क्लास यहीं तक। मुझे डिसएडवांटेजेस भी कराने थे, लेकिन आप लोगों का इतना एनर्जेटिक फेस देख के मुझे थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी आ गई है, इसलिए आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।